आज के शो में। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर, कल नए कायदे ऐवान के इंतखाब का मरहला शुरू। पंजाब असेंबली का इजलास अक्सरियत किसके साथ? ये जो लेटर का शोशा है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया जाए, और एक इस ट्रक की पत्ती काफी खतरनाक है। वो चाह रहा है कि एक झूठ की बुनियाद के अवाम के को वर्गलाएं। धमकी आमेज खत सिफारती जरिए से मरासला दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। सियासी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प तो है नाज़रीन, लेकिन कल तक जो काफ़ी क्लियर पिक्चर नज़र आ रही थी, आज भी हम कह सकते हैं काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि अपोजिशन के पास नंबर्स भी हैं। कल असेंबली में भी नंबर्स शो हुए, सिंध हाउस में उससे पहले तकरीबन 196 198 नंबर्स वहाँ दिखाए गए। कल असेंबली के इजलास से मुनहरिफ अरकान के बगैर नंबर्स अच्छे दिखा दिए गए, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती कॉन्फिडेंस की वजह आखिरकार क्या है, ये सवाल प्रोग्राम में उठाइए। क्योंकि कुछ देर कबल फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, हमाद अजहर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जिन्होंने शेरवानियां सिलवाई हैं वो सिली की सिली रह जाएंगी, उनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। लेकिन ये तो चले एक सियासी बात है जो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने साथ में, चूंकि उनको वजारत कानून भी मिल गई है, उन्होंने साथ में दो अहम बातें और कर दी। उन्होंने कहा कि वो शहबाज शरीफ साहब की जमानत मनसूख कराएंगे, एक तो पिटीशन दायर करके जो कानूनी तौर पर रास्ता समझ में आता है, और कल ही के दिन कराएंगे। और दूसरी बात जो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आर्टिकल 6 लगाने का हुकूमत सोच रही है ऐसे अरकान के, क्योंकि हुकूमत का मौकिफ है कि यह बैरूनी साजिश है, तो उन्होंने कहा इस बारे में भी मुशावरत हो चुकी है और कल तक कुछ जो है तो सूरत हाल उभर कर सामने आएगी। तो यह लग रहा है कि दो कानूनी रास्ते हुकूमत जो है शायद इख्तियार करना चाह रही है। क्या हुकूमत को इस सिलसिले में कोई कामयाबी मिल सकेगी इसमें या नहीं, ये सवाल उठाएंगे प्रोग्राम में। मैं स्टार्ट ही इस प्रोग्राम में इस सवाल से करता हूं, इसके बाद और अहम सवाल होंगे। रोहिल असगर साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इसके अलावा दीगर लीडर्स भी बाद में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। पहले रोहिल साहब आपसे आगाज करते हुए, जो लेटेस्ट बात जो हुकूमत की तरफ से मौकिफ आया है रोहिल साहब, एक आर्टिकल 6 की बात है, यानी हाई ट्रेजन की बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं मुनहरिफ अरकान पे भी लगा सकते हैं और जो लोग इस साजिश में शामिल हैं उन पर भी लगा सकते हैं। और साथ साथ दूसरी बात, वो कॉन्फिडेंट है, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं इतवार के दिन सरप्राइज बड़ा सरप्राइज दूंगा। तो ये आप लोगों का काउंटर क्या होगा इसके ऊपर रोहिल साहब? किसी को अगर आप मना करें कि वो एमकॉम की जन्नत में ना रहे, तो आप मना तो नहीं कर सकते ना, उसकी अपनी स्वाबदीद पे। अगर वो रहना चाहता है तो रहने दीजिए, आपको क्या लेता है, आपका क्या जाता है। अब जिसका बारहा आप नाम ले चुके हैं, जो सवालों के जवाब भी दे रहा था, वो अपने आप को अक्ल कुल समझता है, आपने देख लिया ना, उसका अपना घर का बंदा जो है वो उसके साथ नहीं है। और अब ये जो बातें ना करें तो क्या करें, वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कुछ तो कर सकते हैं। अब आपने ये भी पढ़ लिया होगा कि इस शख्स ने पहले कोशिश की पीपल्स पार्टी के लिए वापस जाने की, फिर नून लीग वालों से मेहनत तरला किया, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया लेने से। अब इस किस्म की जब सूरत हाल पैदा हो जाए, जब आपको ये नज़र आए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं रह गया, तो फिर अपनी चरब ज़बानी, अपनी उस गुफ्तगू जो आप बारहा दूसरे अकाबरीन के लिए भी करते रहे हैं, आप उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करते रहे, बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि आप तो उनको वली अल्लाह करके पेश करते थे। तो अब इसी तरह ही, अब चूँकि आपके पास रास्ता को नहीं, अब आप ये भी काम करके देख लीजिए। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कितनी अहमकाना बात है। दो हिस्सों में आपके पास जवाब दूंगा कि उसमें आपने जो अपने इंट्रो में बात की थी, हाई ट्रिलियन की बात भी की, फिर उस साजिश की बात भी की। भाई खुदा के बंदो, ज़रा समझने की कोशिश करें आप कि ये ख़त आया कहाँ से, ये ख़त लिखा किसने? क्या स्टेट डिपार्टमेंट ने लिखा? क्या यूरोपीय यूनियन ने लिखा? क्या
इंग्लैंड के किसी महकमा खारजा ने लिखा, या अमेरिकन से जो बाइडन ने लिखा। जो बाइडन जो आपसे बात करने का रवादार नहीं है, जबकि आपने देखा माजी में आप तो तरले रह रहे थे, मिन्नत कर रहे थे किसी एक तरह एक दफ़ा उनका फ़ोन आ जाए। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि अमेरिकन के साथ आप ये कहना चाह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो IMF के तो आपने मिन्नतें करके अपनी किस्त ली है यार। तो IMF को कौन कंट्रोल करता है? अब ये कोई राज तो रह नहीं गया। यहाँ के बच्चे को इल्म है कि IMF जो है वो एक झेली अदारा है अमेरिकन का, और जिसको वो चाहते हैं उसको वो हेल्प आउट कर देते हैं। तो यकायकी ये हुआ क्या? और अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको आपकी बात मान लेता हूँ, या इनकी बात ही मान लेता हूँ कि इनके एक एम्बेसडर ने ख़त लिख दिया कि जनाब ये बातें मेरी हुई हैं उनके साथ और उन्होंने ये बातें की हैं। तो खुदारा कोई शख्स इस बंदे को ये समझा दे कि जो इसने ओथ लिया है, उसकी जो उसके मदजात हैं, जो उसके कंटेंट्स हैं, वो क्या है। मतलब और भी इतने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास भी बहुत सारे राज होंगे, उनके पास भी बहुत सारी बातें होंगी। कभी आपने किसी प्राइम मिनिस्टर से ये बात सुनी है? सियासी इख्तलाफात होते हैं, सियासत में बात होती है, मुल्की हालात में बात होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं ये आपसे पूछा चाहता था कि एक तो ये कि उन्होंने जो बयान किया मैंने आपके सामने रखा कि वो कह रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश या जो भी हो, जो कल से कह रहे हैं आप भी सुन रहे हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट बयान हुआ है इसमें एक बात तो उन्होंने की है फवाद चौधरी साहब के जमानत मनसूख कराएंगे वो शहबाज शरीफ साहब की, बल्कि हमजा शहबाज साहब की भी कह रहे हैं। तो आप ये इस पर क्या ये मुमकिन है कानूनी तौर पे? मुझे बताइए। मैं गुजारिश करता हूँ। बात यह है कि मेरी इतला के मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी होती है। हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी होती है और इतवार को इनकी छुट्टी हो जाएगी। पता नहीं कौन इनको ये बातें समझाता है, कौन इनको ये बातें सिखाता है, कौन ये बातें मेरी समझ से बालत आ रहा है। पता नहीं इसने कहाँ पे लॉ किया हुआ है। कहते हैं ये लॉ किया हुआ है इसने, तो कौन सा लॉ किया हुआ है? मैं तो इस बात से बिल्कुल समझ से बालत आ रहा है। देखें आप इतवार जो है और दूसरी आर्टिकल 6 वाली बात उसका भी आप बताएं, क्या वो मुमकिन है कि वो एक दिन के अंदर, क्योंकि जिस तरह वो देखें नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जब तक उस कंटेंट्स आप पढ़े ना जरा कि बैरूनी साजिश, यार बैरूनी साजिश के खिलाफ कब कर दीजिए, जो बाइडन के खिलाफ कर दीजिए, वो क्या है इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कर दीजिए, जो यूरोपीय यूनियन है उसका जो है सरबराह उसके खिलाफ कर दीजिए। क्या उस खत में ये लिखा हुआ है कि मैंने इनके खिलाफ साजिश में शामिल हुआ हूँ? ये क्या तरीका क्या है? ये मेरी समझ से बालत आ रहा है यार। मुझे इतना अरसा हो गया मैं इस मकतब में पढ़ रहा हूँ यार, सीख रहा हूँ इस सियासत में। मैंने आज तक ऐसी सियासत नहीं देखी। अच्छा, ये बगैर सोचे समझे। और मैं ये तो इस बयान के तक बात हुई। रोहिल साहब ये बताएं कि पंजाब के अंदर, क्योंकि अभी कुछ देर कबल ये भी हुआ कि हमजा शहबाज साहब का नाम, पहले तो तस्दीक कीजिएगा कि आपकी पार्लिमानी पार्टी ने क्या मंजूर कर लिया है बतौर वज़ीर आला पंजाब, और दूसरा क्या इसकी मंजूरी नवाज शरीफ साहब भी दे चुके हैं हमजा शहबाज साहब के नाम की, या कोई और नाम है? क्या इस पर आप लोगों के हल्के में नून लीग क्या प्लान बना रही है कल के हवाले से? मैं उस पे हजूर मैं कभी उस बात पे कमेंट नहीं करता जिसका मुझे 100% इल्म ना हो, क्योंकि वो एक सूबे का मामला है, सूबाई सतह का मामला है, और इस पे जो फैसला होगा वो मियाँ नवाज शरीफ साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्योंकि सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो फैसला फरमाएंगे, या फिर पंजाब के सदर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, उनकी मशावरत से ये फैसला होगा। बहरहाल ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे उस फैसले पे मनोगन अमल होगा। वो जिसका भी फैसला कर देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस जमात में उस फैसले से इख्तलाफ करेगा। तो अच्छा, और रोहिल साहब ये बताएं, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हम सब जानते हैं कि आप गवर्नमेंट अगर आती है, शहबाज शरीफ साहब ने जब पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि 1.5 दिन रह गया, 1.5 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा, आगे सब सामने आ जाएगा। चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, उनमें से एक चैलेंज जो शायद आप लोगों के लिए हो, आज हमने देखा ओगरा की एक समरी है हमारे सामने मौजूद है, इस समरी के अंदर जो
ओगरा ने रिकमेंड किया था वो पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए इजाफा रिकमेंड किया था, डीजल की कीमतों में तकरीबन 70 रुपए का इजाफा, 69 रुपीज आप कह सकते हैं कि इजाफा था। साथ में इसमें यह भी लिखा कि एज पर अनाउंसमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कीप द प्राइसेस एट एक्जिस्टिंग लेवल द गवर्नमेंट विल बेयर द बर्डन ऑफ एडिशनल सब्सिडी एस्टिमेटेड अराउंड 33 बिलियन रुपीज एट 24 रुपीज पर लीटर ऑन पेट्रोल, 41 ऑन HSD, rupees 38 on kerosene oil and light diesel oil, rupees 30 between 1st and 15th April। तो पहला शायद फैसला यही 15 अप्रैल तक आप लोगों के सामने आए, आपको पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़े। आप लोगों ने कोई हिकमत अमली सोची है, कुछ प्लान है, आपका अपना जाती ख्याल इस बारे में क्या है रोहिल साहब? मुझे दो हिस्सों में बात करना चाहूँगा इस बारे में। आपने जो इरशाद फरमाया है इसमें ज़रा ज़हन में रखें कि ये जो हरकत की जा रही थी शायद आपको किसी इम्तहान में डालने के लिए की जा रही, जो समरी आपने पेश कर दी आगे, ये तो शायद इम्तहान में डालने की कोशिश की जा रही थी। बाकी रहेगी बात प्राइसेस हाइक की, तो मैं इतना अर्ज़ कर दूं कि अगर आप गौर जायज़ा ले लीजिए अपने पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, तो आपकी इन हरकतों से, आपकी बातों से, आपके अखलाक से, आपके गुफ्तार से, आपकी अंदाज से पूरा का पूरी दुनिया आपसे कट के बैठ गई। यानी कि अंदाज़ा कीजिए सबसे अच्छा दोस्त जो था आपका, जो बारहा मुश्किल औक़ात में आपके पास आए, वो था आपका चाइना। आपने अपनी पॉलिसी से, अपनी बातों से, अपनी हरकत से आपने चाइना को भी नाला कर दिया। उसके बाद एक टर्की था जो आपका हकीकत में एक अच्छा और बड़ा मुखलिस दोस्त था, आपने उनको भी आपसे दूर कर दिया। एक सऊदी अरब था, चाहे वो अमेरिकन के साथ थे, चाहे वो यूरोप के साथ थे, चाहे वो चाइना के साथ थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उनका बहुत अच्छा एक रस्म था। लेकिन आपने अजीब सी अपनी बेवकूफ़ाना चालों से सिर्फ घड़ियाँ बेच बेच के आपने बेड़ा गर्क कर दिया, सब सत्यानाश कर दिया आपने। यानी कि आपका ये आलम है कि कोई आपको अब मेरे ख्याल में शायद कोई तोहफ़ा देने से पहले भी सोचेगा 1000 बार कि ये तो वो लोग हैं जो अब तोहफे भी बेच देते हैं। और मैं इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी हुकूमत जब बदलेगी तो उसके बाद दुनिया के मामलात क्या होंगे, दुनिया कैसे सोचेगी। दुनिया आपके साथ अपने मामलात को चलाने में अगर तो मुस्बत हुई, तो फिर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ अल्लाह ताला की मदद के बाद मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान एक बार फिर उसी तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने छोड़ा था। और ये एक बात होती है जब आप किसी का कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। अब जब चाइना का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल होगा तो उनका बहुत बड़ा स्टेक है यार। लेकिन रोहित साहब, मैं माजरत के साथ आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आलमी सतह पे बहुत से मामलात होंगे, उसके बाद उसका इफेक्ट मईशत पर भी होगा, लेकिन ये तो आपके मीडियम टर्म के अंदर जाकर होगा कि आपके ताल्लुकात इस्तवार हो दोबारा ममालिक के साथ, दोबारा से उनका कॉन्फिडेंस गेन हो, फिर कोई प्लान्स, कोई मंसूबे, इन्वेस्टमेंट्स, एड या कुछ भी आए, ग्रांट्स आए। लेकिन ये फैसला शायद समरी वाला जो आप खुद कह रहे हैं कि एक लैंड माइन की तरह है, शहबाज साहब भी कह रहे थे कि लैंड माइन की तरह बिछा दिया गया है, ये तो फौरी होना है जो सामने नजर आ रहा है। तो इस सिलसिले में फौरी फैसला क्या, यानी ये आपको करना तो पड़ेगा, 55 नहीं तो 25 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको गुजारिश करूँ, ऐसा नहीं है। मैं जिस शहबाज शरीफ को जानता हूँ वो ना चैन से बैठता ना चैन से बैठने देता है, मेरा अपना जाती ख्याल है। मैंने जो देखा उनका माजी में, जो उनका मैंने अंदाज देखा काम करने का, वो इस तरह ही होता है। आप खातर जमा रखिए कि अगर वो समरी इस बुनियाद पे डाली गई है कि आपके वो, जैसे मियाँ साहब ने कहा, लैंड माइन बिछाने की कोशिश की गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाली हुकूमत जो है वो उस समरी के साथ इत्तफाक करेगी या उस समरी को मनोगन तस्लीम कर लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखना पड़ेगा कि क्या है, हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं। देखिए ना, जब आपने डॉलर का ये हाल कर दिया है कि आज डॉलर देखिए कहाँ पहुँच गया, और जिस वक्त मैं जो बात कर रहा था, मैं तो आपको एक परसेप्शन नहीं दे रहा, मैं तो आपको एक बात कह रहा हूँ कि आपकी हुकूमत बदलने के फौरी बाद लोगों के आपके साथ मरासम यकायक एक रात में तो शायद ना बदलें, लेकिन 2-4 हफ्तों में तो 100% दुनिया के मामला पाकिस्तान के साथ बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और आप देखते रहिए, मैं इंशाल्लाह इस पे अच्छा, ये आपने कहा कि पंजाब में जो पंजाब असेंबली में जो होने जा रहा है, आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर तो आप राय नहीं देंगे क्योंकि सूबाई मामला है, लेकिन ये आप बता सकते हैं कि नून लीग का, क्योंकि बड़ा उसमें जो कलीदी किरदार कहा जा रहा है जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप का,
तो आपकी जमात के राब्ते, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो की फैक्टर होगा कि वो परवेज इलाही की तरफ जाते हैं या आपकी तरफ जाते हैं, तो कितनी जमात आपकी कॉन्फिडेंट है कि आप कल वजीर आला आपका नुमाइंदा यानी मुत्तहिदा अपोजिशन का नुमाइंदा वजीर आला बन सकेगा? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, जहाँ तक मैं तरीन साहब को जानता हूं या मैं अलीम साहब को जानता हूं, तो मेरा अपना ख्याल है कि जो कुछ उन दोनों के साथ किया गया, मेरे ख्याल में कुछ शायद दुश्मन के साथ भी नहीं करता, लेकिन इससे बैद नहीं है। इस जो जिसका नाम इमरान है, जिसको आप इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, मैं उससे आप कोई भी तोक्को कर सकते हैं, किसी हद तक गिर सकता है वो। और जो कुछ इन दोनों के साथ किया, जिस दोनों ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उनके साथ एट द एंड ऑफ द डे क्या किया, ये आप जानते हैं। और परवेज लाई जो है वो नुमाइंदा है, जो नॉमिनी है इमरान का। इसका मतलब है कि परवेज लाई के मामलात जो हैं वो इमरान के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं नहीं समझता कि तरीन साहब या अलीम साहब जो हैं वो इमरान के किसी भी अलाई को या किसी भी उसके नुमाइंदे को वो वोट आउट करेंगे और वो उसका साथ देंगे। मैं नहीं समझता। एट द एंड ऑफ द डे मेरा अपना ख्याल है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अलीम खान और तरीन साहब के साथ मिल के बैठ के मुतफ़िक़ा फ़ैसला करेंगे, और इंशाल्लाह वो फ़ैसला ऐसा होगा कि पंजाब की भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सही। अच्छा, और ये भी बताते जाए रोहित साहब, क्योंकि मामलात आपके ऐसे हैं कि पूरा एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है, तो लेके किस तरह चलेंगे? क्योंकि क्या एक मतलब, क्योंकि हमने देखा है जितने बड़े हुकूमत होती है वो टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, ये भी एक मिसाल दी जाती है। कैसे मामलात लेके बढ़ेंगे आगे, किस तरह से इत्तेहाद आगे होगा अगर कामयाब होती है आपकी अदम एतमाद? तो देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, एक तो पहली बात तो आप इस बात को ज़हन में रखें कि ये इत्तेहाद आने वाले इलेक्शंस तक के लिए है। इलेक्शन के बाद आप एक दोबारा बैठ के अगर कोई जमातें आपस में मिल के इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो ये बात की बातें हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये इत्तेहाद इमरान को निकालने के लिए नहीं है। खुदारा इस बात को समझने की कोशिश करें। अवाम तो समझ रहे हैं, अवाम तो जान गए हैं, ये फैसला इत्तेहाद बनाने का सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को इस नहूसत से निजात दिलानी है। आप देखें क्या हाल क्या हो गया है, और इस वक्त महंगाई का आप देख लीजिए, अद्वियात के मामले में देख लीजिए, आप रोज़गार के मामले में देख लीजिए, लोगों की हालत के मामले में देख लीजिए, मतलब इवन आप देख लीजिए, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के मतलब देख लीजिए। अब जिस नज पे आप लेके आप तो उस बैरूनी साजिश की बात करते हैं ना, मैं तो ये बात कहने में बिल्कुल हक बजानम हूँ कि इस शख्स का इस मुल्क का सरबराह बनना भी एक बैरूनी साजिश थी, और जानबूझ के ऐसा किया गया कि पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम और पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के हालात को इतना ख़राब कर दिया जाए कि पाकिस्तान बिल्कुल दस्तो बे। सही, ठीक है रोहित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपने ज्वाइन किया। लेट्स टेक अ ब्रेक नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आएंगे, क्योंकि अब जो हुकूमत सोच रही है, आपने जाना कि अपोजिशन कह रही है, जो नून लीग का आपने मौक़िफ़ सुना, वो कहते हैं मुज़ाहिका खेज़ बयानात हैं आर्टिकल 6 वाला भी, या ज़मानत मंसूख कराने के हवाले से। पंजाब में क्या होने जा रहा है, नून लीग का कैंडिडेट क्या होगा, ये भी हमने सवाल पूछा। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो जो खित्ते की सूरत हाल और बिलखुसूस जो नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स बार बार हुक्मरान जमात रेस कर रही है, उनकी कितनी जेन्युइननेस है, कितने ग्रेव कंसर्न्स हैं, ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं मुल्क के सियासी माहौल में। कल पंजाब असम्बली का सेशन होने जा रहा है, कौन होगा लीडर ऑफ द हाउस, ये सवाल, और इसके साथ साथ नून लीग की हिकमत अमली क्या है, ये आपने जाना। रोहिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब फैसल सब्जवारी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा। फैसल साहब, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में कहेंगे। पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि अब जो ऐसे लोग हैं जो वो कहते हैं कि बैरूनी साजिश हो रही है, उसमें जो शामिल है उनके खिलाफ बगावत या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। फवाद चौधरी साहब को कलमदान दे दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि कहीं मामला इस तरफ जा सकता है? सियासी सूरत हाल को किस नजर से देख रहे हैं आप? देखिए, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्वस हो जी, उसके खिलाफ बिल्कुल रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैंने तो खैर मंदरजात देखे नहीं है उस पर आप लेके कि जो केबिल है वज़ीर आज़म साहब को मिला है, तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। मेरी ख्वाहिश ये थी कि काश वज़ीर आज़म साहब ये जैसे ही आया था 8 मार्च को या 7 मार्च को,
उसी वक्त पाकिस्तान की तमाम फौजी और सियासी क़यादत को बतौर वज़ीर आज़म वो दावत देते ताकि लोग बैठते आकर और उस पर सर जोड़ के गुफ्तगू करते। तो वो हुआ नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि उनके नाक़दीन का ये कहना है कि जनाब ये उनके तहरीक पेश ना सिर्फ हुई है बल्कि जो नंबर्स है अपोजिशन में जो कल दिखाए हैं पाकिस्तान ने वो भी इतने हैं कि वज़ीर आज़म साहब के पास ऐवान की अक्सरियत के एतमाद नहीं है। तो शायद इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब खुद भी कह रहे थे कि मैं तुर्क का पत्ता है, तुर्क का पत्ता है। नहीं, इसको यहाँ फैज़ल साहब यही बात है कि अभी तक तो इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जो बात सुनने में आ रही है, लग रहा है कि कानूनी तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो कामयाब ना हो सके, जो सामने नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप लोगों ने कोई मुत्तहदा तौर पे, मुत्तहदा ऑपोजिशन के तौर पे जब आप इश्तराक उनके साथ हुआ है, कोई काउंटर स्ट्रेटेजी डिस्कस हुई है आप लोगों के कैंप्स में या कुछ बात हुई है इस बारे में? लेकिन मेरा भी एक वज़ीर आज़म साहब को क्यों नहीं दे दिया, तो बिना आपके अमरीका के हिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर ये कहना कि जनाब ये तहरीक एतमाद में जो एमएनएज वोट दे रहे हैं वो सब के सब जो है वो अमेरिका के की वजह से ये साजिश कर रहे हैं, तो बड़ा स्ट्रेंज सी बात है। क्योंकि तहरीक एतमाद देखिए पेश जिस रोज हुई है उससे तो बहुत अरसे कबल ये डिस्कस हो रही थी और आके अपोजिशन के लोग हमसे भी मिल रहे थे, मिनी बजट के जमाने पे इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे थे कि क्या होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये अमली तौर के ऊपर मुमकिन हो पाएगा। गवर्नमेंट का क्लेम जरूर हो सकता है और देखिए बात चीजों को समझना होता है बैनुस सतूर में। ये अमेरिका के खिलाफ ही सारी की सारी गुफ्तगू हुई है। आज ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मिले हैं अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़लमा खलीलज़ाद से। बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि अगर कोई वाक़ईतन ऐसी चीज होगी कि अमेरिका पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की साजिश कर रहा होगा तो पाकिस्तान के दिफाई इदारे भी खामोश तो नहीं बैठेंगे। और ये बहुत ही कोई छिछोरी हरकत मैंने देखी है कि हो रही है कि IB की रिपोर्ट है शायद या किसकी रिपोर्ट है कि मुख्तलिफ जो MNAs हैं मुख्तलिफ जवातों के मिले हैं अमरीकी सफारतकारों से। आपको भी पता है सैफान, मुझे भी पता है, मीडिया के लोग भी उतने ही रूटीन से मिलते हैं, पुलिस अफसरान भी, ब्यूरोक्रेसी भी, मिलिट्री ऑफिसर्स भी मिलते हैं। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के सफीर हैं मुख्तलिफ ममालिक में उनसे वहां के सियासतदान और वहां के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज के लोग हैं वो मिलते हैं। काम ही सिफारतकारों का यही होता है। ये IB की जो रिपोर्ट पेश की है PTI के हमारे दोस्त फैला रहे हैं, मुकम्मल बता देना लॉग, इनके पास तो एक एक मूवमेंट का लॉग होता है। भाई PTI के अपने लोग जो वजीर आजम साहब को भी वोट देने के हामी हैं वो कितना मिले इन दिनों में। तो ये मेरे ख्याल में नामुनासिब हरकतें हैं जो हो रही हैं, डेस्परेट मेजर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इस्तेहकाम आएगा, अदम इस्तेहकाम ही बढ़ेगा। अच्छी बात ये होती कि जो पाकिस्तान के खिलाफ काम का अगर खदशा है तो उसमें संजीदगी इख्तियार की जानी चाहिए, बजाय इसके कि उसको अपनी सियासी अक्सरियत खोने के बाद बतौर तुर्क का पत्ता इस्तेमाल किया जाए। मेरे ख्याल में यही नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फैसल सरदार जी, आपकी अपनी गुफ्तगू सुनी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, अहम तरीन सवाल जारी रहेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में सियासी सूरत हाल, बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही है। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज़निगार हैं और सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। जनरल साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए अभी वज़ीर साहब का एक बयान, जो उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको जो ऑफर हुई थी, यानी अपोजिशन जो मैसेज कम्युनिकेट किया था, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने जो उनको कम्युनिकेट किया था उसमें 3 ऑप्शंस थे। एक था इस्तीफ़ा, दूसरा अदम एतमाद की तहरीक का सामना करें या फिर इंतखाबात जल्दी करा लें। तो इसका मतलब बीच में रोल प्ले हुआ था जन साहब। हम ये अगर कहा जाए तो जो कहा जा रहा था कि गैर जानिबदार है सियासी तौर पे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, ये किरदार अदा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मामला हल नहीं हुआ, ये हम कहेंगे। देखिए, किरदार इस हद तक तो आप कह सकते हैं। मैं अभी सुना था प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे थे जी कि किसी अपोजिशन की वजह से उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से ये बात की अब इस्टेब्लिशमेंट ने, तो इस हद तक तो किरदार आप तस्लीम किया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं तो मैं इसको कैसे जुटा सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि
ये किरदार अदा करने की वजह तो होगी ना। कोई वजह शायद यही थी जो सारे मुल्क में फील हो रहा था कि अगर ये कहीं कॉन्फ्रंटेशन हुई तो बहुत मसला बढ़ जाएगा। अब देखिए, जब वो जलसों का ऐलान हुआ था डी चौक में, फिर अपोजिशन ने भी कहा हम वही भी यहाँ करेंगे, उसके बाद अचानक जलसों की जगह भी चेंज हो गई और जो धरने वगैरह थे वो भी ख़त्म हो गए और जलसे मुख्तलिफ जगह पे हुए, आपस में टकराव नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल शायद यही वो इवेंट्स थे जिनको थोड़ा बहुत कोशिश से ये संभाल लिया गया। तो मेरे ख्याल इस हद तक तो हुआ है ज़रूर, डेफिनेटली। लेकिन जिन साहब ये बताएं कि इस कन्फ्रंटेशन को रोकने के लिए सब कुछ हुआ, अभी भी वो कह रहे हैं कि एक सरप्राइज है उनके पास, एक पत्ता, तुर्क का पत्ता है उनके पास, जो आम अल्फाज में उनके मिनिस्टर्स आके बता रहे हैं वो आर्टिकल 6 की तरफ इशारे कर रहे हैं, बगावत के मुकदमे, हाई ट्रेजन के मुकदमे। तो एक आईनी अफरा तफरी, एक सियासी, और फिर अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है, इन दैट केस भी आर्टिकल 95 के तहत, जिसके तहत ये दायर हुई है, कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा फौरी नहीं देना पड़ेगा। ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या इस्तीफ़ा फौरी होगा या नहीं होगा, नया वज़ीर आज़म कैसे होगा। तो एक डेडलॉक सा तो नज़र आ रहा है दोनों सूरतों में, नहीं होती कामयाब या कामयाब होती है। इस सिलसिले में आपको नज़र क्या आता है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट फिर क्या करेगी अगर ऐसी कन्फ्रंटेशन होती है तो इतवार के दिन? देखिए, एक तो जो कोशिश थी जिससे भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो तो नाकाम रही है अभी। और मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ, जब से ये तहरीक अदम एतमाद की बात हुई थी, मैंने कहा इसका नतीजा जो भी निकले, पाकिस्तान इसमें नंबर 1 हारेगा और नंबर 2 जो सियासी अबतरी है वो बढ़ेगी। क्योंकि खान साहब की नेचर जानते हुए, वैसे भी मतलब अगर जिस तरीके से उनको निकाला जा रहा है तो कोई भी शख्स लड़ने को तैयार हो जाएगा, इतनी आसानी से तो कोई हार मानने को तैयार नहीं होता। तो ये तो पाकिस्तान की रवायत है और ये बढ़ेगा, इसमें अफरा तफरी बढ़ेगी, अबतरी बढ़ेगी। और जो अभी खान साहब बात कर रहे हैं, जो इज़ ऑन द वार पाथ, और वो तो तकरीबन हर वो फोरम इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से, जिस तरीके से खान साहब की हुकूमत को काम करने से रोका गया, कोशिश की गई, इसी तरह खान साहब इनको चलने नहीं देंगे। तो नतीजा तो ये निकलेगा ही है। कॉन्फ्रंटेशन तो ऑलरेडी शुरू हो गई हुई है और इस पर अभी कौन इसको संभालता है, मुझे देखिए, जो आपकी जो सियासी जो भी लीडरशिप है इस वक्त, उसमें तो किसी में ये सकत नहीं है। खान साहब जो सो कॉल्ड नॉमिनेटेड, जिनको प्राइम मिनिस्टर नाम कह रहे हैं अभी, शहबाज शरीफ साहब, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। तो ये मामलात कैसे हल होंगे? फिर किसी को तो बीच में आना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी क़ुव्वत है जो बीच में आके शायद मामलात को ठीक ठाक करने की कोशिश करे? तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि ना चाहते हुए भी और बड़ी कोशिश के बावजूद कि हम दूर हो जाएं और अपना काम करें, बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के हालात, तो जो हमारी सियासी लीडरशिप की, मैं समझता हूँ कि कोताह नज़री की वजह से बार बार ये मसले खड़े हो रहे हैं। अब भी वक्त है कि संभलें और ठीक करें, काम करें। तो उम्मीद कोशिश ये करनी चाहिए, इनको दूर रखें, ख़ुद मामला को खुद संभालें, लेकिन को पोलिटिकल विजन अनफॉर्चुनेटली, या कोई ऐसी बड़ी शख्सियात जो माजी में हुआ करती थी, जब ऐसे मामलात बिगड़ते थे तो आपस में मिठा लेते थे, बातचीत हो जाती थी। अब शायद वो हालात ऐसे नहीं हैं। तो बदकिस्मती है अगर एस्टैब्लिशमेंट को आना पड़ता है बीच में। लेकिन अगर अफरा तफरी बढ़ती है, अबतरी बढ़ती है, मुल्क स्टैंड स्टिल हो जाता है, अब भी पिछले तकरीबन 2 महीने से सब कुछ होल्ड पे है, बिल्कुल तो निज़ाम हुकूमत मफलूज है। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि आप भी खान साहब को जानते हैं और वो जिस तरह हम भी देख रहे हैं कि वो एग्रेसिव हैं अभी भी, और इतवार के दिन भी वो कुछ जिस तरह कह रहे हैं कि एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ कल तक या परसों तक जो भी सामने आता है जिससे मजीद अबतरी, मजीद कन्फ्रंटेशन होना है, तो फिर क्या किरदार फिर, क्योंकि यहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि दोनों साइड एक दूसरे की ना सुनने को तैयार है, ना एक साथ बैठने को तैयार है। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अपोजिशन को बुलाया तो वहाँ से ये लोग नहीं गए। तो मतलब ऐसी सूरत हाल में क्या किरदार अदा कर सकती है एस्टैब्लिशमेंट, और किन आईनी हदूद में रहते हुए अदा कर सकती है? क्या हो क्या सकता है, इसका रास्ता क्या निकल सकता है यहाँ से? देखो, आईनी हदूद में रहे तो इनका कोई किरदार नहीं है, सही, फ्रैंकली। अब चूंकि पाकिस्तान के मारूजी हालात ऐसे हैं और जिसकी वजह से आपको एस्टैब्लिशमेंट फोर फ्रंट पर नज़र आती है। हालांकि बदकिस्मती ये है कि हम ये समझने से कासिर हैं, दुनिया की तमाम ममालिक में जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको किरदार अदा करती हुई नज़र आती हैं, या ज़ाहिर आपको शायद नज़रों के सामने ना हो, लेकिन हमेशा ही होता है यहाँ, चाहे वो भारत ले लें चाहे अमेरिका ले लें आप। तो हमारे यहाँ ये है कि चूँकि मजबूरी की वजह से इनको फ्रंट फुट पे आके खेले हैं और चंद 1-2 दफ़ा पाकिस्तान में ये हुकूमत भी संभाली है, 3 दफ़ा। अब
बेहतरीन जो काम ये कर सकते हैं कि इनको मजबूर करें, जिस तरीके से नेशनल एक्शन प्लान पे मजबूर किया गया था कि बैठ जाएं आप और इसमें बैठ के अपने मसाइल को इस तरीके से बातचीत से हल करें, कोई एक मुतफ़िक़ा लाहे अमल तैयार कर लें, उसके ऊपर चलें। जिस तरीके से जनरल राहिल शरीफ ने काम किया था, अगर आपको याद हो 16 दिसंबर 2016 के बाद जब ये 2014 को जब ये APS में अटैक हुआ था, शायद उस किस्म का एक रोल अदा करना पड़े बिहाइंड द सीन। शायद ऑलरेडी ये कोशिश कर रहे हों, अल्लाह करे कि सैनिटी प्रिवेल्स से नहीं। और साहब ये बताइएगा, क्योंकि ऐसी इतलात भी जिस तरह हमने कहा कि आर्टिकल 6 के बारे में सुन रहे हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी हुकूमत ऑर्डर्स दे सकती है, आर्टिकल 6 के हवाले से कोर्ट से रिजू किया सकती है। कल फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जमानत मनसूख कराने की कोशिश करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। क्या आपको लगता है कि इस हद तक जाएंगे इमरान खान साहब कि वो गिरफ्तारियों की तरफ जाएं, और अगर ऐसा होता है तो उसका असर आप क्या देखते हैं? देखिए, अगर इस तरफ जाना होता तो शायद अभी तक चले गए होते, क्योंकि 7 मार्च से अभी तक बहुत टाइम था उनका। यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जो थोड़ा उन्होंने सोच समझ के ये काम किया है, क्योंकि इसके बाद तो फिर झगड़ा ही रह जाता है। तो उससे वो बचने के लिए, कौम को से बचाने के लिए ये इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन ऑप्शन रहती है हुकूमत के पास, और जिस तरीके से कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया आया है, उसमें जाहिर है कि नंबर 1 के ये जो डिमार्श है इसको तस्लीम भी किया गया है, इसके जो मंदरजात हैं इनको भी तस्लीम किया गया है, और उनको जो इफेक्ट है कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है उसको भी तस्लीम किया गया है तो मामलात बहुत सीरियस है। और मेरा तो अपना ख्याल ये था कि ये सब कुछ लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाना चाहिए था कि इन हालात में क्या करें हम। लेकिन अभी तक गए नहीं, और कहा था उन्होंने कि मैं तैयार हूं कि उनको दिखा दूं चीज़ ऑफ पाकिस्तान को ये खत, लेकिन ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं। तो ये जो खत है, इसी को लेकर आपको लगता है कि कोई ऐसी आईनी सूरत हाल निकाली जा सकती है कि मुल्क में क्योंकि खतरा है या मुल्क को खतरा है बैरून ममालिक से, किसी ताकतवर मुल्क से, और इस वजह से इस मुल्क में कोई ऐसा इकदाम आइन के दायरा कार में रहकर ताकि ये रास्ता निकल सके, कोई यहाँ से रास्ता नजर आता है इस खत के जरिए, आपको लगता है? देखिए, मैं तो एक अदना सा शख्स, इस मुल्क का आइन की मुझे इतनी समझ नहीं है, लेकिन एक इंतहाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है यहाँ पे कि आइन के तहत एक परफेक्टली जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जारी है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का, वो लास्ट फेजेस में है, अपने इतवार को उसका फैसला हो जाना है। इस दौरान आपको एक ऐसी सूरत हाल पेश होती है जिसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत इस तरीके से की गई है जिससे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक बढ़ावा मिला है। तो ये सूरत हमारा आइन तो कोई कवर नहीं करता, अगर कवर करता होता तो शायद ये हुकूमत स्टेप उठा लेती। अब इसमें जिससे आपने कहा आर्टिकल 6 लगाना, आज के दौर में, आज के माहौल में जहाँ इतनी टेंशन है, वो भी शायद इतना मुनासिब ना हो। फिर आर्टिकल 6 लगा के आगे क्या करेंगे? तो मेरा अपना ये एक मशवरा था, कल भी है और आज भी है, कि हमें इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए और इन कैमरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये ब्रीफिंग देनी चाहिए कि जनाब वाला ये मसला बना हुआ है पाकिस्तान में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसका क्या हल किया जाए।